हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ष 2014 के दोनों पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2011, 2012 और 2013 के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे गए थे। यानी हम लोग करने वाले क्वेश्चंस बैंक। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना? तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं 2014 में 2 पाली में एग्ज़ाम हुआ था ए और बी को। 2015 में भी 2 पाली में हुआ था ए और बी को। यानी टोटल आप इस वीडियो में 80 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो भी मात्र 25 मिनट के अंदर। तो कितनी अच्छी बात है ना। 80 क्वेश्चंस को अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाता प्यारे बच्चों तो कम से कम मुझे लगता है एक घंटे, और यहाँ पर 25 मिनट में आप देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मेरे साथ साथ हर क्वेश्चंस को आप करेंगे और लास्ट में आपको बताना है कि 80 प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया। और आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है या फिर नहीं देखी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब वाला। इससे आपको क्या होगा, मेरी हर वीडियोज़ मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रायः किसके छड़ का होता है। तो विद्युत चुंबक में नर्म लोहा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अलग क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है उसमें होता है 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होता है। नेक्स्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर ना, अब हमारा 2 चैप्टर बच चुका है। कहते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है हम उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंख के रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए हम दूरबिंदु की बात करते हैं तो वो अनंत होता है। आप मुझे बताइएगा कि निकट बिंदु कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अलग क्वेश्चन आता है हमारा कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा है उसका जो मेन स्रोत है वो हमारा सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज माइकल फैराडे ने, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, हाँ देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। देखिए यहाँ पर ना गलती कर देते हैं आप, सोचते हैं कि निकट नहीं देखता है तो निकट दृष्टि दोष होगा, जबकि प्यारे बच्चों निकट नहीं देख सकता है इसका मतलब ये दूर देखता है और इसमें होता है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख रहे हैं यहाँ पर आप कि CaCO3 जो एक बड़ा यौगिक है 2 सरल यौगिकों में टूट रहा है, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं वियोजन। देखिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन बैंक से आते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको देखते रहिएगा, 2 गुना स्पीड करके, कम स्पीड करके। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है। तो देखिए साग सब्जी विघटित जब भी होंगे ना तो वो कंपोस्ट बनना, ये ऊष्मा छेपी होता है, ऑप्शन नंबर बी। और आप सब लोग कह रहे थे गुरुजी ऑफर नहीं दीजिएगा क्या, तो देखिए होगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ऑफर के बारे में बता देंगे। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है, यानी सबसे अलग कौन सा है। तो चूना, खरिया, संगमरमर, ये सभी के फार्मूले एक ही जैसे होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है। देखिए क्षारक विलयन जब भी होगा ना उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। अधातु की बात करते हैं और आपको एक बात की खुशी होगी पहले बच्चों, मेरे मैट्रिक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने 2014 की पहली पाली में एग्जाम दिया था, तो मेरे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस समय बनाया था आज से 8 साल पहले और आज बना रहा हूँ। अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो प्यारे बच्चों अधातु में ब्रोमीन लिखिएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। तो जब प्यारे बच्चों सीसा और टीन आपस में मिलते हैं तो हम उसे सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। देखो ऑक्सीजन का ना 8 होता है, 8 होता है ना, इसको 2 और 6 में तोड़ेंगे, जैसे 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में 2 आबंध होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। उपभोक्ता हम उसे कहते हैं जो किसी वस्तु का उपभोग करता हो, किसी को खाता हो। हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल पत्ते। तो पहले बच्चों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जंगली जानवर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है। कवक में होता है मृतोजीवी। नेक्स्ट हमारा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव में डायलिसिस थैली किसके लिए होता है। पहले बच्चों मानव में डायलिसिस थैली जो होता है हम उसे क्या कहते हैं। तो डायलिसिस थैली हमारे नेफ्रॉन में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। देखो पुष्पी पौधों में होता है फूलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी कि 2014 के प्रथम पाली का अंतिम प्रश्न। पहले 20 प्रश्न ही आते थे ऑब्जेक्टिव। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा अपघटित हो सकता है? सूखे घास के पत्ते अपघटित हो जाएगा, पॉलीथीन बैग तो कभी नहीं गलता है जी, रबर प्लास्टिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए पहला जो 2014 मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कैसा लगा आपको और कितना आपने सही किया? उसमें भी मैंने 20 में 20 सही किया था, आज भी उम्मीद है कि सारा सही हुआ है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। 2014 दूसरी पाली क्वेश्चन है जी, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मैंने पढ़ा है V बराबर IR होता है। इस ऑप्शन में देखें तो नहीं होगा, ये ऑप्शन देख लीजिए, या फिर हम R बराबर V बटा I कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओम के नियम में हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है जी, ये हमारा 100 वाट का विद्युत बल्ब है, यानी P का मान 100 है और I का मान आप देख सकते हैं, सॉरी V का मान है 250, मेन से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा क्या होगा? हमने फार्मूला पढ़ा था, P बराबर VI होता है। 100 बराबर अब कहते हैं I गुणा 250, 0.4 एम्पियर होगा, करके देख लेना आप। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है जी कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। हमने पढ़ा दिया है कि विद्युत फ्यूज जो होता है प्यारे बच्चों वह उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है बच्चों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं? तो मैंने आपको धातु चैप्टर में पढ़ाया कि जब भी गतिशील कण होंगे वो बच्चों इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आता है हमारा कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? किसमें जीव नहीं है बच्चों? पेट्रोल जीव से ही होगा, बायोगैस जीव से, कोयला जीव से, नाभिक की ऊर्जा। ऑप्शन सी सही होगा। पवन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंतिम चैप्टर में। 2 चैप्टर बचा है जो दर्द महसूस कराता है। जल्दी खत्म करना पड़ेगा इसे। कहते हैं बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? बच्चों लेड नाइट्रेट को हम जब भी गर्म करेंगे तो उसमें हमारा जो उत्पाद बनने वाला है वो NO2 बनेगा, NO2 और प्लस में NO2 प्लस में N2 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पहले बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्या है ना कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है ना। इसमें जब जलीय विलयन को देते हैं, जल देते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनाता है। ठीक है ना, प्लस में इसमें H2 गैस निकलता होगा, है ना, सॉरी HCl बनता होगा ना। प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें क्षार बनता है तो क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला देखेंगे इनमें से कौन सा फार्मूला सही है। पहले बच्चों इसमें फार्मूला अगर आप देखेंगे Na2CO3 10H2O, ये एक फार्मूला है, बाकी कोई फार्मूला नहीं है, हमने नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसे आप चाकू से काटा, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो वो चीज़ होता है ना, क्या होता है, लिथियम, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से किसे, है ना, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? देखो पहले में एल्केन में तो आप देखोगे 3 नहीं होते ना। देखो यहाँ पर क्या, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। पहले बच्चों 3 आबंध अगर आप देखोगे ना तो एल्काइन में होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी में सही है, क्योंकि इसमें फार्मूला होता है CnH2n-2 का। एल्काइन में 3 आबंध होते हैं, एल्केन में 1 होता है, एल्कीन में 2 होता है, एल्काइन में 3 होता है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन सा होता है? पहले बच्चों मैंने बताया कि अगर OH है तो अल्कोहल है, CHO है एल्डिहाइड है, ठीक है ना, सिर्फ O दिया तो ये ईथर है, COOH है बच्चों ये अम्ल है, और CO दिया गया तो ये समझो कार्बोनिल का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बच्चों सबसे अधिक अभिक्रियाशील अगर आप इसमें देखोगे ना, इसमें ऑप्शन के अनुसार से तो सबसे अधिक बच्चों यहाँ पर कॉपर है, कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो ऑक्सीजन, ये तो सोना जो देख रहे हैं आप, सोना तो करता नहीं है, और उसके बाद चांदी भी जल्दी क्रिया नहीं करता किसी से, कॉपर जल्दी अभिक्रिया करेगा। इसके अनुसार से कहते हैं कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का, बच्चों गलती से यहाँ कर्जा लिखा गया है। कर्जा ही तो है हमारे ऊपर, सूर्य की कर्जा ही तो है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हंसोगे आप लोग, मुझे पता है। कहते हैं बच्चों की प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आता है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? कितना प्यारा क्वेश्चन आया था, देखो 2014 के एग्जाम में कितना प्यारा क्वेश्चन आया था कि हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। बच्चों देखो दोनों के काम एक जैसे हैं पर देखने में अलग होते हैं, तो ये समजात तो होंगे नहीं, ये समवर्ती अंग होंगे।
समजात में क्या होता है, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपात होता है, याद है ना आपको। कहते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों, भोजन का पचना उपचयन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, एक बच्चा कह रहा था गुरुजी मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो गया। बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना, तो देखो आप सोच करके 230 नंबर ऑब्जेक्टिव में 40 स्कूल से मिलेगा। आप 270 फर्स्ट डिवीजन तो आप ऐसे ही हो गए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक रहा तो, ठीक है ना। बाकी के नंबर्स आप बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उभयलिंग जंतु कौन सा है बच्चों, क्योंकि केचुआ, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा गलत लिखते हैं, देखो सब्जेक्टिव में अगर आप मिला जुला के भी लिखते हो तो नंबर मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है बच्चों। तो भूमिगत जल का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कुआं क्या है, है ना, भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ये 2014 का दूसरी पाली था। आप मुझे कमेंट करना कि 20 में से आपने कितना सही कर दिया। चलिए अब देखते हैं 2015 में कैसे कैसे प्रश्न आए थे। एक साल गुजर गए 14 से 15 होने में एक साल लगता है, पर यहाँ तो हम 1 सेकंड में 1 साल में आ गए। कहता है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। बच्चों, हमने बताया था कि धारा का मान कैसे निकलता है। I इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि Q/T होता है। Q का मान देखेंगे 120 है, समय है बच्चों 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, कटाएंगे तो 2 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम के लिए प्रिज्म होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, पता है आपको, 5 सतहों से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। पहले बच्चों, प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, ओम हो जाता है। जूल किसका है, विद्युत ऊर्जा का। वोल्ट किसका होता है, विभव या विभवांतर का। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ठीक है ना। परिपथ से विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो पहले बच्चों, परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए होता है ए मीटर, और विभवांतर, है ना, और विभवांतर को मापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न आपके सामने कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है। पहले बच्चों, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है कि नहीं, अवतल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। पहले बच्चों, अगर हम देखेंगे धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो देखो ए मीटर में तो होगा बच्चों, क्योंकि ए मीटर ऐसे होता है तो प्लस माइनस तो होगा ही होगा। वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में तो होता ही होता है, कुंडली में नहीं होता है। अगला कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, किसका उपयोग होता है। तो माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीज़ों को जूम करके देखते हैं, और जहाँ जूमिंग होता है वहाँ उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर। एक बात बताना बच्चों, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहते हैं कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है पहले बच्चों CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। पहले बच्चों, HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, K2SO4 एक लवण होता है, ठीक है ना, ये भी आपका क्षार ही है। अगला प्रश्न आता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन में अगर आप सहसंयोजक बंधन देखोगे तो बच्चों 3 होते हैं। मैंने पढ़ाया था कि हाइड्रोजन में 1 होते हैं, ऑक्सीजन में 2 होते हैं, नाइट्रोजन में 3 होते हैं। इस चीज़ को आप बढ़िया से आप याद कर लेना। अगला आता है कि संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। पहले बच्चों, बहुत बार हमने पढ़ा है, खड़िया भी इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वन संपदा का एक उदाहरण कौन सा है। आपको देख के लगता होगा सर आप तो हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहे हो। बच्चों, ये मैंने नहीं दिया है, ये 2015 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन है। 2015 में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं है, 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वन संपदा का उदाहरण प्यारे बच्चों, इसमें वन कौन सा है, मिट्टी में कोई वन तो नहीं है ना, लकड़ी है वन में, है। अगला आता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चे, ग्लूकोज और चीनी में बहुत अंतर, देखो चीनी ज़्यादा मीठा होता है बच्चों, ज़्यादा होगा तो इसमें कार्बन ज़्यादा होगा, है ना, इसमें कार्बन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, C12 हो जाएगा, C12 H22O11, सब कुछ ज़्यादा होगा। चीनी ज़्यादा मीठा होता है तो सब कुछ ज़्यादा होता है, याद रखना। अगला कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है। बच्चों, इसका रंग हो जाता है पीला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, हाँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सब कुछ चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला आता है कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है। इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है मधुमेह, घेंगा होता है आयोडीन की कमी से, और वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है जी, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है। मैंने बताया था एक होता है खुला, एक होता है बंद, एक होता है मिश्रित। मनुष्य में बच्चों बंद होता है, सॉरी, मनुष्य में बंद होता है, यानी कि नस में वहाँ पर हमारे, है ना, रक्त बहते हैं। और खुला का मतलब ये होता है कि बिना नस का रक्त बहता हो, जैसे कॉकरोच में आप देखोगे। यूरो 2 का संबंध क्या है, किससे है बच्चों। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरण, एक होता है निम्नीकरण, एक अनिम्नीकरण। डीडीटी बच्चों अनिम्नीकरण है, कागज गल जाएगा, वाहित मल गल जाएगा। डीडीटी का जो बोतल होता है ना बहुत हार्ड होता है। अगला आता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? पता है आप सभी को क्लोरोफिल वर्णक हरा होता है रंग, और क्लोरोफिल की वजह से बच्चों पत्तियों का रंग हरा होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग। ये था 2015 में पूछे गए पहले पाली में प्रश्न। आपको कितना प्यारा लगा आप मुझे ज़रूर बताना कि गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत आसान था सर। आपको लगता होगा ना कि 2015 में बहुत आसान पूछा गया था। बिल्कुल बच्चों बहुत आसान था। चलिए देखते हैं 2015 के बी यानी ऑप्शन को, यानी कि 60 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब देखिए दूसरी पाली में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले प्यारे बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गुरुजी का, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, नहीं करने का मन मत करना बच्चा, लेकिन अपने वो दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। उन सभी बिहार में जितने भी छात्र पढ़ते हैं सबको शेयर ज़रूर करना। हो सकता है आपका एक शेयर बच्चों किसी बच्चे को बढ़िया चैनल मिल जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना चैनल मिलना अलग बात है, बढ़िया चैनल मिलना अलग बात है। जैसे आपको मिला है तो आप पढ़ रहे हो ना, हाँ तो दूसरों को भी मिलने दो। कहते हैं कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है? देखो लघुपतन के समय विद्युत का जो मान हो जाता है वो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है बच्चों। प्रकाश परावर्तन पूछे अपवर्तन, दोनों दो होते हैं। अगला आता है कि 220 वोल्ट है ना, वोल्ट 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होने पर फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? बच्चा वाला क्वेश्चन है। V का मान 210 20 दिया गया, I का मान बच्चों 2 है। आपको फिलामेंट का प्रतिरोध R निकालना है। R बराबर V बटा I होता है बच्चों। 220 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो 110 ओम निकलता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक होते हैं, पहले बच्चों वो साइन I बटा साइन R हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6। क्या होता है? 3.6। ध्यान से देखना, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 6 जूल याद रखना है ना, 10 टू द पावर 6 जूल होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो समतल दर्पण जब भी बनाएगा ना वो काल्पनिक बना देता है। अगला आता है विभवांतर का ऐसा यूनिट बताओ। एक होता है बच्चों विभव, एक होता है विभवांतर। विभव का होता है वोल्ट, विभवांतर का सॉरी माफ करना, विभव विभवांतर दोनों का होता है वोल्ट। और विद्युत शक्ति क्या होता है? वाट। और एम्पियर होता है किसका? विद्युत धारा का। ओम होता है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? पहले बच्चों सोडियम कार्बोनेट हम किसे कहते हैं? NaSCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन ए। बहुत बच्चे गलती करेंगे पता है। कहता है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। एक पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, फिर से पूछा गया है। CHO एल्डिहाइड होता है, COOH अम्ल हो जाता है, O हमारा ईथर होता है, CO होता है कार्बोनिल। एक होता है कार्बोनिल, एक होता है कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट है बच्चों इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? मैं याद रखा हूँ C2H5 होता है, C2H5OH। बच्चों इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5 और फिर OH होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक है बच्चों? देखो एक होता है आयनिक और एक होता है हमारा मतलब कि सह संयोजक, है ना। तो इसमें देखना है आयनिक कौन सा है। तो आयनिक जब भी होगा बच्चों तो एक धातु होगा और एक अधातु होगा। यहाँ पर देखें दोनों अधातु है, यहाँ पर देखें कार्बन ऑक्सीजन अधातु है, एन ये सब अधातु है। यहाँ देखो आप Ca कैल्शियम धातु है जबकि क्लोरीन अधातु है। तो बच्चों जब एक धातु और एक अधातु होता है ना उसके बीच में बंधन जो बनता है उसे आयनिक वाला होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। कहते हैं आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं। बच्चों शून्य समूह या फिर 18वां जो होता है ना, शून्य समूह में कितने तत्व हैं ये पूछा गया। 6 तत्व हैं, जिसे निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन फार्मूला क्या होता है? CH4 4 होता है ना। इसमें बंधन आप देखोगे ना C ऐसे होता है, 4 ऐसे होता है। तो मीथेन में पहले बच्चों अगर आप देखोगे बंधन की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित है ना, निम्न में से कौन एक अवकारक है? बच्चों हाइड्रोजन को अवकारक कहते हैं। ऑक्सीजन जहाँ पर भी आ जाए हम उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन ना हो हम उसे अवकारक कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है ना इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? बच्चों देखो शोषण 2 तरह के होते हैं, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। तो अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आप इस चीज़ को याद रखना, 38 ATP ऊर्जा निकलती है, और अवायवीय शोषण में ओनली 2 ATP ऊर्जा निकलती है ना। आप इसे याद रखना अच्छे से। अगला आता है ना कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बच्चों मुकुलन द्वारा, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना, 2011 से आप 22 तक पढ़ेंगे तो 5 7 8 10 बार आ गया होगा।
मुगलन ईस्ट में होता है, ऑप्शन ए सही होगा। कहते हैं ओजोन परत पाया जाता है। बच्चों ओजोन परत जो होता है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, आप इसको याद कर लेना। ओजोन परत होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन परत का जो ओजोन का फार्मूला होता है वो AO3 होता है। जो बच्चों आप देखोगे ना तो जो ओजोन परत होता है ये हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और ओजोन परत को क्षय करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक होता है। अगला आता है कि पराग कोश में क्या होते हैं, आपको पता है ना, पराग कोश में होते हैं पराग कण बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्वाटर अथवा घेंगा, अंग्रेजी में ग्वाटर हिंदी में घेंगा, पनपता है किसकी वजह से? तो ऑप्शन आपके सामने चीनी ये वगैरह, तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। रक्त की कमी से एनीमिया, चीनी की कमी से नहीं बढ़ने से होता है बच्चों एक इंसुलिन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा इसका कौन है? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर बात हो रही है तो आप मुझे ये बताना, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चों नर का शुक्राणु बच्चों किस आयु में परिपक्व होता है? परिपक्व होता है, इसका नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि नर का शुक्राणु जो है वो किस आयु में परिपक्व हो जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, हर बच्चा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे कम से कम प्यारे बच्चों 1000 कमेंट्स तो चाहिए, क्योंकि 1000 स्टूडेंट है तो 1000 कमेंट्स मुझे चाहिए कि नर का शुक्राणु किस उम्र में परिपक्व हो जाता है। आपका 2 सेकंड लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग बच्चों ऑफर के बारे में बताना, अगर चाहिए तो आज ऑफर दिया जाएगा आप सभी को जो लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं पेड क्लास में उसके लिए, ठीक है ना। वीडियो बाकी कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्या ये वीडियो से आपका टाइम बचा या फिर टाइम बर्बाद हुआ मुझे बताना। और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार है तो आपके फ़ायदे के लिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। जय हिंद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। पूरा सीरीज देखना जी, इसके पहले वाला वीडियो 1 था, ये वीडियो 2 है। पूरा सीरीज देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे, है कि नहीं। और ऐसे भी तो आप लोग देखते ही हो। लव यू बच्चों, सभी को लव यू मेरा।